नमस्कार साथियों। आज की हिंदी वर्णमाला की क्लास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के स्वरों के बारे में। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कितने प्रकार का स्वरों का वर्गीकरण होता है। उसके बाद हम स्वरों का उच्चारण स्थानों के बारे में भी पढ़ेंगे, जिनको याद करने का मैं एक आसान तरीका आपको बताऊंगा, जिससे वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं हम स्वर। स्वर क्या होता है? बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चारण। इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे हमने लिखा छोटा आ, इसके उच्चारण में हमें किसी भी ध्वनि के सहायता की जरूरत नहीं है, इसका एक अपना स्वरूप है। लेकिन व्यंजन क्या होता है? व्यंजन को लिखने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन नहीं होते हैं। तो इनके उच्चारण में किसी भी ध्वनि की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण पहले देखते हैं। नंबर 1, स्वर का वर्गीकरण में पहला नंबर है मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण के आधार पर। इसको हम देख लेते हैं, 3 प्रकार का होता है ये। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 प्रकार का होता है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर में अभी आपको समझाएंगे हम इसको। तो अभी हम देखते हैं ह्रस्व स्वर में। इसको ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं? ह्रस्व का मतलब छोटा, छोटा या कम। तो इसमें कम समय लगे, इसके उच्चारण में कम समय लगे, लगभग 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, 2 मात्रा का समय। अधिक का मतलब ये ह्रस्व स्वर है, इससे भी अधिक समय लगता है इसमें बोलने में, लगभग इससे दुगना समय, 2 मात्रा को समय। इसमें 1 मात्रा का समय, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घ बोलते हैं। नाम से भी समझ आ रहा होगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत का मतलब होता है इनसे भी बड़ा, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में। जैसे हम किसी का नाम बोलते हैं नॉर्मली, दिनेश, तो दिनेश बोलेंगे, तो नॉर्मली उसकी मात्रा को हम बढ़ा करके नहीं बोल रहे। जब उसका दूर से उसको बुलाते हैं दिनेश, तो ए बढ़ के आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो प्लुत स्वर बन जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है इसको। अब इसको याद करने का तरीका हम देखते हैं। जो स्वर हैं इनको हम क्रम से लिख लेते हैं, अ आ इ ई उ ऊ रे ए ओ ओ। अगर हम उनको क्रम से लिख लेंगे तो हम देखते हैं कि पहले से लेके एक छोड़ के एक, इसको इसको छोड़ दिया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, देख लेते हैं हम इनको। तो ये 4 क्रमशः एक छोड़ के एक ह्रस्व स्वर होते हैं, चारों शेष दीर्घ स्वर कहलाएंगे। तो ये आपको इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे, आसान हो जाएगा आपको याद करना। याद भी नहीं करना पड़ेगा, डायग्राम को दिमाग में बैठाना है बस। उसके बाद आप देखते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर हम देखेंगे, नंबर 2 है जिह्वा के आधार पे अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। 3 प्रकार के होते हैं जिह्वा के आधार पर। अग्र का मतलब जीभ के आगे भाग का प्रयोग, जीभ के अगले भाग का प्रयोग से किया जाता है, इसमें होता है। मध्य स्वर में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है। पश्च स्वर में जीभ के पश्च भाग का प्रयोग होता है। अब आपको ऐसे याद होंगे नहीं। अग्र स्वर कौन सा है? ई ए। मध्य स्वर अ, पश्च स्वर बड़ा आ, उ ओ। अब इनको याद करने का तरीका देखते हैं। जैसे हमने इनको क्रम से लिख लिया, आ इ ई उ रे ए ओ। ये जो हमने क्रम लिख लिया, अब इस क्रम को हम देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें ये 2 स्वर याद रखने हैं, अग्र स्वर और मध्य स्वर। शेष पश्च स्वर हो जाते हैं। जैसे छोटा आ, इस पे हमने बॉक्स बना दिया है, इस पे हमने बॉक्स बना दिया है, जिसको आप समझ सकते हैं।
दिख रहा होगा आपको, छोटा आ को हमने बॉक्स में बंद कर दिया है, ये जो है मध्य स्वर है। उसके बाद ई और ए इनको सर्किल में बंद कर दिया है, ये अग्र स्वर है। इतना हमें याद रखना है, मध्य स्वर और अग्र स्वर। बाकी सारे जो बचेंगे वो पश्च स्वर में आ जाएंगे। ये इस तरह से आपको ये डायग्राम भी ध्यान रखना है और जो कहीं आपके काम आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरा, मुख द्वार मुख विवर के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के आधार पर हम कैसे वर्गीकृत करेंगे इनको? 4 प्रकार से इनका विभाजन होता है मुख द्वार के आधार पर स्वरों का। पहला, विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है ओपन, मतलब खुला हुआ मुंह। जब कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे हमने आ दिया हुआ, आ मुंह खुल गया, तो विव्रत होता है। विव्रत का मतलब ओपन। दूसरे नंबर पर हम ये पढ़ेंगे संवृत। संवृत का मतलब बंद, क्लोज, ई उ ऊ। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धविव्रत, उसके बाद अर्धसंवृत। विव्रत मतलब खुला हुआ, ओपन। संवृत मतलब बंद। इन चीज़ों को आप दो को ध्यान रखें, विव्रत और संवृत। विव्रत मतलब ओपन, संवृत मतलब बंद। विव्रत को खुला हुआ, संवृत मतलब बंद। उसी से आप अर्धविव्रत और अर्धसंवृत को भी समझ जाएंगे, वरना डाउट होता है इनको समझने में। तो इसको देखते हैं। विव्रत कौन सा है? बड़ा आ। अर्धविव्रत हाफ ओपन, आधा खुला हुआ, अ ए ओ। इसको देखते हैं। दूसरा है संवृत, ई उ ऊ। अर्धसंवृत ए ओ। अब ये ऐसे तो याद होंगे नहीं, अब इनको एक क्रम से लिख के याद करते हैं। आ ई उ ऊ ए ओ ओ, ये क्रम हमने बना लिया। यही क्रम होता है वर्णमाला में स्वरों का, इसी क्रम में हमने इसको लिख लिया। अब हम विव्रत और संवृत का ध्यान रखेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले विव्रत। विव्रत क्या है? बड़ा आ। सिर्फ एक ही विव्रत होता है पूरे स्वरों में। उसके बाद संवृत, 4 संवृत आ जाते हैं उसके बाद। आप इसका ध्यान, ये दो आपने याद कर लिए तो आपको पूरा याद हो जाएगा। पहला जो होता है विव्रत होता है, 4 संवृत हो जाएंगे। उसके बाद ये सर्किल में है दोनों, ये अर्ध संवृत हो जाएंगे। विव्रत संवृत ये क्रम से बना लिए। फिर अर्ध संवृत, विव्रत ये वाला लेना है, फिर संवृत लेना है, फिर अर्ध संवृत लेना है। विव्रत, संवृत, अर्ध संवृत, ये 3 क्रम से आ गए। शेष अर्ध विव्रत हो जाएंगे, ये बचे हुए अर्ध विव्रत ये वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को बना के याद कर सकते हैं। अगर ऐसे याद करेंगे लिख के, ये जो लिखा हुआ है विव्रत में कितने आते हैं, संवृत में कितने आते हैं, तो आपको याद नहीं होगा और भूल जाओगे। अब इसके आगे देखते हैं हम, होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर हम देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारे होठ गोल भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, तो उसी आधार पर बांट दिया गया है, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी में क्या होता है? होठ हमारे बोलते पे, स्वरों को बोलते हैं तो गोल हो जाते हैं, उच्चारण से होठ गोलाकार हो जाते हैं। इसी तरह से अव्रतमुखी में उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं। बस यही दोनों में अंतर है, ये समझ सकते हैं। अब अव्रतमुखी कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। अ आ ई ए। अ ई ए। अब उसके बाद हम देखते हैं इनको, व्रतमुखी को, उ ऊ ओ औ। उ ऊ और ओ औ को देखते हैं। अब ये ऐसे तो याद होंगे नहीं, थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। इसको हम ऐसे ले लेते हैं, वही क्रम है वर्णमाला का, वर्णमाला के स्वरों वाला क्रम लिख लिया। तो ये शुरू के 4 देख लिए और 2 छोड़ के 2 ले लिए, इनको ले लिया ए को। शुरू के 4 आ ई और 2 छोड़ दिया इनको, उ को छोड़ दिया, ए को उठा लिया। ये जो है इन पे तीर लगा देते हैं ऐसे, तो ये क्या हो गई? अव्रतमुखी हो गई। इनके बोलने पे मुख गोलाकार नहीं बनता है। और बाकी बचे हुए व्रतमुखी, आप इन दोनों में से एक को याद रख लीजिए, शेष वाले हो जाएंगे। जैसे आपने व्रतमुखी याद किया ये वाला, तो शेष वाले अव्रतमुखी हो जाएंगे। आपने अव्रतमुखी याद किया तो शेष वाले व्रतमुखी हो जाएंगे। तो ये 2 लिखने से भी थोड़ा वैसा हो जाता है कठिन सा, तो इसलिए आप इनमें से एक चीज़ लिखना, शेष लिख के लिख देना, तो आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में और याद करने में।
अब इसके बाद हम समझते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान, कौन सा स्वर कंठ से बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा, किस तरह से बोला जाएगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ पढ़ लेनी है। ये सिर्फ स्वरों के बारे की बात कर रहा हूँ मैं, व्यंजनों की बात बाद में करूँगा मैं। तो स्वरों के बारे में हम देखते हैं। ये लिखा है कंताओ, कन मीस कंठ, तामिस तालु, ओ मीस ओष्ठ, ओठ या ओष्ठ। कंताओ, स्वरों का उच्चारण स्थान आप इस तरह से याद कर ले, कंताओ कंताओ 8-10 बार बोलेंगे तो आपको ये रट जाएगा। तो आप देख लेना, स्वरों का उच्चारण स्थान निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंताओ की। कंताओं की ज़रूरत पड़ेगी हमें स्वरों के उच्चारण स्थान को निकालने के लिए। इसलिए अब स्वरों को हमने क्रम से लिख लिया, नीचे सब स्वर क्रम से लिखे हुए हैं। तो अब देखते हैं, कंताओ शुरू के 2 कंठ से हो गई, ये वाले शुरू के 2 कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद 2 तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद 2 ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो कंताओ कंठ तालु ओष्ठ, ये क्रम जो आ रहा है ये वाला, ये आप देख लीजिए, ये क्रम का हमारा। उसके बाद ये वाले 2 कंठ तालु, ये वाला क्रम आ गया कंताओ का, ये वाला क्रम आ गया। अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कंठ तालु ओष्ठ कंताओ वाला क्रम आ गया। अब ए जो है कंठ तालु, तो ये कंठ तालु ये वाला, एक कंठ ये हो गया, कंठ तालु ये वाला कंठ, ये तालु, ये दोनों इधर आ गए। अब यही सेम इसमें कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ का हम देखते हैं, कंठ और ओष्ठ, ये वाला कंठ ओष्ठ आ गया। तो कंठ तालु ओष्ठ कंताओ, ये बन गया। कंताओ में शुरू में कंता ले लो तो ये कंठ तालु, और कन और ओ ले लोगे तो कंठ ओष्ठ। तो आपको यहाँ तक याद हो गए होंगे, पूरे समझ भी होंगे, आसान हो गए होंगे। अब ये जो है अंग वाला कैसे करते हैं। अंग वाले में क्या है, अंग जो है, अंग नाक से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं नाक का प्रयोग भी होता है इसमें, तो ये नासिक्य हो जाता है। इसको नासिक्य से उच्चारण स्थान इसका नासिक्य होगा, नाक होगा। अब हा में हा बोलते हैं, हा आ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसमें कंठ का प्रयोग हो रहा है, तो इसे कंठ है इसका उच्चारण स्थान। और रे रे बोल रहे हैं तो दांत के थोड़ा ऊपर जाके जीभ लग रही है, इसमें रे बोलते हैं, तो ये मूर्धा होगा। जब मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा तब कंठ तालु मूर्धा जब बोलने के आधार पर होते हैं, उन्हीं से आप समझ जाएंगे। जब मैं आपको बताऊंगा जीभ कहाँ लग रही है, उसी से आप समझ जाएंगे। तो अभी तक आप इतना ध्यान रखिए, क्रम इतना 3 यहाँ तक ना आपको याद हो जाएगा कंताओं से। बाकी 3 ये नासिक हो जाएगा, आहा कंठ हो जाएगा, र मूर्धा हो जाएगा। तो इतना आप ध्यान रख लेना इस चीज़ का।